ओके। संविधान की कॉपी यहाँ पर अवेलेबल है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जो वेबसाइट है वहाँ पर ये उपलब्ध है। अनेकों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी में, उर्दू में, तमिल में, मलयालम रीजनल लैंग्वेजेस और इंग्लिश भाषा में। तो यहाँ जिन भाषाओं में ये उपलब्ध है और यदि आपको आवश्यकता हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सर सेंड कर दिए। ये हमारा संविधान है, तो इसे एक बार जरूर देख लेते हैं। छूट जाएंगे तो होगी। मैंने क्लास रिकॉर्डिंग पे लगा दी। तो ये हमारा संविधान है। संविधान के अंदर में जो आर्टिकल पार्ट्स है, सबसे पहले तो देखो, अगर आपको संविधान याद करना है तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो ये जो इसका इंडेक्स है, कंटेंट है, ये जरूर ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि एक इंडेक्स का कोई रोल हो सकता है। इस इंडेक्स का कोई फायदा क्या करेंगे इसे याद करके? जो इसमें ये भी हम लोग को पता चल जाएगा कि 12 पार्ट हैं, तो 12 पार्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्या है, फिर उसके अंदर क्या क्या आर्टिकल हैं, क्या बताए गए हैं। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं, बेसिक नहीं, बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ। ये समझो कि 30% या 40% ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं 4 पेजों में खत्म हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर सवाल कुछ भी आएगा। तो यहाँ क्या है कि यहाँ से हमें इनके पार्ट मिल जाते हैं। पार्ट वन के अंदर क्या है, आपको कहीं लिस्ट बनानी पड़ेगी। पार्ट 1 में क्या चीज़ है, पार्ट 2 में क्या चीज़ है, पार्ट 3 में क्या चीज़ है, ऐसे करके एक इंडेक्स बना लीजिए। यूनियन एंड टेरिटरी, फिर पार्ट 2, इस तरीके से बनाइए, ठीक है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल कहाँ से हैं, 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल यूनियन टेरिटरी पार्ट 1 में है। सिटीजनशिप में 5 से लेकर 11 तक है। फंडामेंटल राइट में 12 से लेकर 35 तक है। ऐसे करके ये एक टेबल बना लीजिए। इस टेबल को बनाने से क्या फायदा होगा? पहला काम, ये कितने पार्ट हैं? 12। 12 हिस्से, 12 भाग हैं, ठीक है। तो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6, पार्ट 7, 8, 9 के अलग अलग पार्ट हैं। इन सब पार्ट्स को अलग रखिएगा, ठीक है। सर 22 पार्ट है।
ठीक है, मैं इसके लिए देखना चाहता हूँ कितने पार्ट हैं। और शेड्यूल जो है 12 है, मैंने उल्टा बोल दिया। कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। 22 हमारे पास पार्ट्स हैं, 22 भाग हैं इसके अंदर में। ठीक है, 395 तक इसके आर्टिकल्स हैं, पर इनमें कई सारे डिलीट हो गए हैं और कई सारे ऐड भी हो गए हैं। इसके अलावा शेड्यूल्स हैं, फर्स्ट से कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल्स हैं, 22 भाग हैं। और इन 22 भाग में कुल कितने आर्टिकल्स हैं, किसी को याद पता हो तो? कुल कितने हैं? सर 448। 448 हो गए। अच्छा, यस सर। तो इसके जो पार्ट हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए। आप अगर इसको इस वाले ये जो 10-12 पेज हैं इनको याद करेंगे, सबसे पहला तो काम यही कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, एक टेबल बना लीजिए ताकि हर पार्ट आपको याद रहे। हर पार्ट के अंदर में ब्रॉडली किस चीज को कवर किया गया, जैसे पार्ट 1 में हम कह रहे हैं यूनियन एंड टेरिटरी को कवर किया गया है, और इसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं? 1 से 4 तक हैं। सिटीजनशिप के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? अगर आपको सर इतना फिर याद है और कोई सवाल इस तरह से आता है, आर्टिकल 380 provides for financial commission, ट्रू फॉल्स? मैं बहुत सिंपल करके दे रहा हूं, अब बताओ। आर्टिकल 380 हमें फाइनेंशियल कमीशन देता है, सही है गलत है? कोई भी सरल क्वेश्चन है? गलत है सर। सर गलत है। गलत है, क्यों? सर ये प्रेसिडेंट के लिए प्रोविजन देता था जिसको हटा दिया गया है। प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई असहमत? कोई कहता हो कि नहीं सही है? तो इस सवाल को जानने के लिए मुझे पूरे संविधान के 300 400 400 कितने 48 बताए इन्होंने, 448 आर्टिकल याद होने चाहिए, तभी तो बता पाऊंगा कि 380वां आर्टिकल क्या कहता है। क्यों भाई? नो सर। सर इसमें पार्ट्स ये जो आप जो बता रहे हैं इंडेक्स, ये याद रहने से अच्छा रहता है, अगर पता। मैं, हाँ यही आइडिया, बेसिक आइडिया जिन लोगों ने जवाब दिया, इन्होंने ये आइडिया इसलिए नहीं दी कि इन्होंने आर्टिकल 380 पढ़ा हुआ है। इन्होंने आर्टिकल इसलिए वो दिया क्योंकि ये 280 आर्टिकल है, अगर मुझे याद है तो, मगर ठीक याद है। फाइनेंस कमीशन की पावर आर्टिकल कौन सा है? सर 280 है। तो है ना, तो मैंने उसको जान के 2 की जगह 3 कर दिया था। मुझे नहीं पता 380 क्या होता है, इनको पता है, बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं पता। ठीक, पर मुझे कैसे पता है कि 280 380 नहीं है? क्योंकि वो 280 है। 280 ना भी याद हो, चलो ये भी हो सकता है कि किसी को 280 भी ना याद हो, पर अगर उसे पार्ट याद है, ये एक पेज की टेबल याद है कि पहले पार्ट में क्या आता है, दूसरे पार्ट में क्या आता है, तीसरे पार्ट में क्या आता है, अगर ये टेबल आपको याद है तो इसी टेबल से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है। आप कोरिलेट करते हैं, अगर मान लीजिए सिटीजनशिप के ये सवाल आता है, सिटीजनशिप में अलाना फलाना ढिमकाना, ये फलाना फलाना कुछ कुछ लिख दिया, और ये प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल लेट से 5 में या जैसे 6 में दिया गया है, आर्टिकल 16 में दिया गया है, आर्टिकल 36 में दिया गया है, आर्टिकल 116, या मतलब कुछ भी धांधली कर दूंगा मैं ऐसी करके। अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि सिटीजनशिप कौन से चैप्टर में मिलेगा, तो आप क्या करोगे? आप ये चेक करोगे कि मुझसे आर्टिकल है कौन सा कहाँ पर। मेरा सिटीजनशिप वाला आर्टिकल कहाँ से शुरू होता है? 5 से 12 तक। मुझे ना करते हुए मुझे पता है कि ये तो आर्टिकल 6 होना चाहिए, 16 हो ही नहीं सकता क्योंकि तो फंडामेंटल राइट है। तो वो बात करता है जो
जो है स्पेशल प्रोविजन दिए गए आर्टिकल में। 36 एक DPSP है, 116 तो कैफिस के लिए प्रावधान होगा। इनफैक्ट ये आप लोग मुझे बना के शीट देंगे, ठीक है। आज आप ये लोग सब लोग शीट बनाएंगे और मुझे भेजेंगे, कल इस शीट को हम डिस्कस करेंगे। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा इसको, आप इसे बनाएंगे और मुझे कल दिखाएंगे, ठीक है। सब लोग, मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूंगा और मेरे को हर एक आदमी के पास ये बनी हुई शीट, 1 पेज का काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत मामूली सा काम है, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है, इसकी हेडिंग क्या कहती है, इसके आर्टिकल क्या कहते हैं, ठीक है। बस ऊपर पार्ट 1, तो ऐसे करके आपको ये और ऐसे, ठीक है, ये करना है। तो पहला काम तो अगर आपको संविधान याद करना है तो आप ये काम पूरा कर लीजिएगा। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इनके जितने आर्टिकल्स हैं, अंदर मत पढ़िए तो कम से कम यहाँ जरूर पढ़ लीजिए। ये पहले जो कुछ पेजेस हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, तो अगर नाम से संबंधित कुछ प्रश्न है तो वो हमें आर्टिकल 1 में। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य बनाने हैं, स्थापित करने हैं, तो कहाँ जाएंगे, 2 आर्टिकल में। सिक्किम को यूनियन के साथ जोड़ना है, जिसको डिलीट कर दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, अगर आपको नए राज्य बनाने हैं तो नए राज्य से संबंधित कोई भी सवाल आता है तो कहाँ मिलेगा मुझे, इस आर्टिकल में। तो अभी हम 2 मिनट के लिए यहाँ पर रुक कर ये 2, फिर उसके बाद हम अपना फंडामेंटल राइट शुरू करेंगे। तो आप इस तरीके से ये जितने पेजेस हैं, ठीक है, ये एक बार पूरे पढ़ लेंगे। मैं आप लोगों के साथ दोबारा से पढ़ूंगा हर पार्ट को, एक जब भी हम जो पार्ट कर रहे होंगे उस पार्ट के साथ चर्चा कर लूंगा आप लोगों के साथ कि वो पार्ट क्या बताता है हमें। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पर हैं। पार्ट 5 है वो केवल यूनियन की बात करता है, यूनियन के प्रावधानों की बात करता है। और चैप्टर 1 पार्ट 5 का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। और इसको चैप्टर वाइज भी बांट लीजिएगा, जैसे यहाँ चैप्टर पार्लियामेंट का चैप्टर कौन सा है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का चैप्टर कौन सा है, इस तरीके से भी इसको बांट लीजिए। चैप्टर 3 है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इनको और अंदर, इनके अंदर भाग के अंदर चैप्टर्स हैं, तो उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली इनको बांट लीजिए। आपको ये समझिए संविधान पूरा का पूरा याद हो जाएगा इसी पूरे प्रोसेस में। बस आपको यहाँ तक ये पूरी लिस्ट जो है कितने 10-12 पेज हैं, इसको 2-4-10 बार पढ़ लेना है, बार बार पढ़ लेना है। अगर इसे बार बार पढ़ लोगे तो आप ये समझ के रखिए कि आपको जो है संविधान अच्छे से याद हो जाएगा। संविधान का अगर ये याद हो गया तो आपके पॉलिटी में हर साल कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। पहले तो 15 से ऊपर भी आ जाते थे, पर अभी थोड़े से कम आते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और अगर 10 से 15 क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आप समझिए कि 10 से 15 क्वेश्चन का महत्व क्या है, ठीक है। आपको 50-55 क्वेश्चन अचीव करने हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन सही किए तो 2-3 सब्जेक्ट भी अगर आपने अच्छे कर दिए तो आपका पास होना तय सा हो जाता है, ठीक है। तो हम जो है करते हैं, ये कर लेंगे आप एक्सरसाइज। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे बात कर रहा था, मैं ये चाह रहा था कि हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रियम्बल हमने पढ़ लिया, हमने यूनियन एंड टेरिटरी को नहीं पढ़ा था एक्चुअली, मुझे ये याद आया था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया था, नहीं तो शायद आज हमें फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कर देना था। तो भारत का जो यूनियन है उसका नाम ये कहाँ से मिलता है, ये नाम हमारा जो है भारत का नाम और इसका क्षेत्र वो हमें भाग 1 से मिलता है, जहाँ पर आर्टिकल 1 to 4 पहले आर्टिकल से चौथे आर्टिकल तक इस
का जिक्र मिलता है। तो पहला आर्टिकल ये बताता है कि भारत का नाम कहाँ से, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत का नाम भारत या इंडिया कहाँ है, ठीक है, तो आर्टिकल 1 में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कोई कहे हिंदुस्तान नाम क्यों नहीं दिया जाता या कोई और नाम क्यों नहीं दिया जाता। उसका कारण ये है कि आर्टिकल 1 में इसको स्पेसिफाई किया गया है कि कौन कौन से किसको जो है भारत बोला जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि जो भारत की टेरिटरी है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो भारत की टेरिटरी में जो राज्य हैं, जितने राज्य उसके भीतर, इस समय कुल कितने राज्य हैं? 28। 28। 28 है ना, ठीक है। और टेरिटरीज 8 है सर। 8 बढ़ गई होंगी 8। पक्का? यस सर। ले ले तो ये सब तुम चेक कर लेना। तो जो भारत के स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स को मिलाकर भारत बना है। भारत के यूनियन टेरिटरीज जो फर्स्ट शेड्यूल में, अब जैसे यहाँ पर एक और चीज हमें मिल रही है कि भारत के यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट मुझे कहाँ मिलेगी? प्रथम शेड्यूल में, ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई एरिया अगर हमने किसी का एक्वायर किया है किसी कारण से, संधि से या किसी भी कारण से, तो वो क्षेत्र भी भारत कहलाएगा। अगला सवाल उठता है कि भारत में नए राज्य हमें बनाने हैं, ठीक है, नए राज्यों को ऐड करना है या उनको स्थापित करना है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ये आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ किसी भी संघ में किसी को ऐड कर सकता है, नए राज्य स्थापित कर सकता है, उन्हें बना सकता है, जैसी कंडीशंस यहाँ पर स्थापित हो। तीसरा आर्टिकल है रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो हमें नए राज्य बनाने हैं, उनका विभाजन करना है, उनको मर्ज करना है, उनके नाम को बदलना है, तो ये शक्ति किसके पास होगी? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास। अगर हमें मान लीजिए कल उत्तर प्रदेश का नाम बदल के हुए उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर देने हैं, ठीक है, यूपी के डिवीजन की बात चले तो 4 हिस्से करने हैं, कौन करेगा उसको? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पूर्ण अधिकार है किसी का भी नाम बदलने के लिए, किसी का को मर्ज कर देने के लिए, किसी को डिवाइड कर देने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 के अंदर ये एक प्रावधान दिया गया है जिसके अंतर्गत भारत जो है नए किसी भी राज्य को जोड़ सकता है, ऐड कर सकता है, क्षेत्र को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, नाम बदल सकता है। ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए उसे राज्यों की सहमति लेना आवश्यक है? नो सर। यस सर। यस और नो? तो दो अलग अलग जवाब है, बताइए। नहीं जरूरी है, ठीक है। अच्छा, कौन सा अमेंडमेंट किया जाएगा जिसके द्वारा ये बदला जाएगा? इसके लिए कितने वोट चाहिए? अगर हम पार्लियामेंट में किसी राज्य को बना रहे हैं तो हमें कितने वोट चाहिए होंगे? 50% +1 प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50%, 2/3 नहीं चाहिए? अमेंडमेंट के लिए 2/3 चाहिए होते हैं, 2/3 प्लस 50% स्टेट चाहिए या हाफ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कौन सा चाहिएगा इसमें? सर ऑर्डिनरी नो चाहिए, सर। ऑर्डिनरी अमेंडमेंट होता है। ऑर्डिनरी अमेंडमेंट होता है, जिसका मतलब कि हमें सामान्य बहुमत चाहिए, केवल आधे जो लोग मौजूद हों और वोट कर रहे हों उनके आधे लोग जो है अगर ये इसके फेवर में वोट दे देंगे कि हाँ ये परिवर्तन किया जाए, तो ये केवल सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है। मतलब जैसे कोई साधारण बिल पास हो सकता है वैसे स्टेट को बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये
हमारे राज्यों के पुनर्गठन की बात हुई। तो अगर पुनर्गठन का काम करना होगा, वो काम पूर्णतः पार्लियामेंट की शक्ति के अधीन है। ठीक है। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide for amendment of first and fourth schedule and supplemental incidental and consequential matter। ठीक है, तो ये पहला और चौथा शेड्यूल भी देखिएगा कि क्या चीज है चौथा शेड्यूल। तो अगर हमने वो संविधान का वो पढ़ा होता तो अभी हमें पता चल जाता कि चौथा शेड्यूल क्या है। किसी को पता है चौथा शेड्यूल? सर राज्यसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। क्या है सर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। ठीक है, वेरी गुड। सब यहाँ पर अच्छी बात आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे लिए दो संबंधित शेड्यूल हो गए, इनमें कोई परिवर्तन करना होगा तो इसके अनुरूप हम कर सकते हैं। तो ये पहला हिस्सा हुआ जो यूनियन और टेरिटरी के बारे में बताता है कि कैसे हमें राज्यों का पुनर्गठन करना है, कैसे हमने जो है नाम बदलना है, अलग और चीजें करनी है। अब यहाँ पर एक दो सवाल आते हैं कि भारत एक फेडरल स्टेट है, यस और नो? नो सर। भारत फेडरल स्टेट नहीं है सर यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट अगर तुम उसको बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में, बट बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट फेडरल फेडरेशन नहीं होता है। फेडरेशन का मतलब है जो राज्यों का संघ है, पर राज्यों के संघ में और यूनियन में एक बुनियादी सा फर्क है, कुछ बुनियादी फर्क है यूनियन में। जैसे हम अपने आप को यूनियन कह सकते हैं, फेडरेशन नहीं कह सकते। फेडरेशन अगर हम होंगे तो क्या मतलब होगा? फेडरेशन और यूनियन में क्या? फेडरेशन में सर एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है किसको? स्टेट को अपने अदर स्टेट से। सर फेडरेशन में सर स्टेट चाहे तो वो अलग हो सकती है। वेरी गुड। और ठीक है, जो फेडरेशन है, ठीक है, जैसे फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो संघ है। मतलब हम भी अपने आप को ऐसे संघ बोलते हैं, संघीय ढांचा बोलते हैं, पर हम उस तरीके के संघ नहीं हैं जैसा यूएसए एक संघ है। ठीक है, अगर हम यूएसए से कंपेयर करें, यूएस टिपिकल फॉर्म में एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर का यहाँ तात्पर्य ये है कि इन सभी राज्यों ने, जो उसके अलग अलग राज्य हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि यस वी ऑल टुगेदर विल मेक अ यूएसए अ यूनियन स्टेट, यूनियन ऑफ क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो हम सभी राज्यों को यूनाइट करके एक अमेरिका बना रहे हैं जिसका नाम हम यूएसए रखेंगे। तो इन्होंने इसके लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया। जब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया गया तो हर राज्य की अपनी एक मिनिमम आइडेंटिटी का एक्सेप्टेंस है। ठीक है, आपको फेडरेशन के कानूनों के अनुसार काम करना पड़ेगा। कई चीजें फेडरेशन के पास रहेंगी, परंतु उसके बावजूद फेडरेशन के पास बहुत अधिकार है। जैसे कई जगह पर अगर हम जाएंगे यूएसए में तो वहां पर जो हर एक अपना अपना फेडरेशन है, उसका अलग अलग संविधान है। कुछ जगह पर उनके अपने फ्लैग्स भी हैं, अलग अलग लॉ है, टैक्स लॉ अलग अलग है उनके, यूनिफॉर्म टैक्स लॉ नहीं है। और यहाँ पर उनको पृथक होने का अधिकार भी है। जबकि अच्छा, उनको बिना उनकी सहमति के, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि हम बिना उनकी सहमति के उनका नाम बदल दे रहे हैं, उनका एरिया छोटा बड़ा कर दे रहे हैं,
हिस्सों में डिवाइड कर दे रहे हैं, ऐसा वहां नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट्स ने अपनी सहमति प्रदान की है तभी अमेरिका बना है। तो वहां पर इस तरीके से इतनी आसानी से बदलाव नहीं किए जा सकते, जब तक वो स्टेट उसके लिए राजी ना हो तब तक वो बदलाव नहीं किए जा सकते। और यही कारण है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरेशन नहीं बोलते अपने आप को, हम यूनियन बोलते हैं कि हम संघ हैं, हम यूनियन हैं। और हमारे यहाँ पर हमने इस ढांचे में, यूनियन के ढांचे में केंद्र को प्रमुखता दी है, इसीलिए हम अपने ढांचे को, फेडरल स्ट्रक्चर को ऐसा ही बोलते हैं कि वी आर अ फेडरेशन विद टिल्ट टुवर्ड सेंटर। हम केंद्र के पक्ष में एक झुकाव रखते हुए एक फेडरल स्ट्रक्चर है। तो हम फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब ये भी होता है कि हम बहुत सारे छोटे छोटे घटकों से मिलकर फेडरेशन बने हैं। तो ये कुछ बुनियादी अंतर दोनों में होते हैं। अब हम अगले आर्टिकल पर चलते हैं, अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा जो है, जो पार्ट 2 है, जो भाग 2 है हमारे संविधान का, वो डील करता है सिटीजनशिप के साथ, नागरिकता के साथ। आजकल नागरिकता बहुत सारे विवादों में है, तो हमें नागरिकता पर थोड़ी देर रुकना चाहिए, नागरिकता की बात करनी चाहिए। राज्यों की बात करें तो राज्य कैसे कैसे बने ये भी हमें जानना चाहिए। राज्यों के बनने का जो प्रोसेस है, तो राज्यों के बनने का प्रोसेस कैसे है भारत के अंदर में, हम यहाँ से आगे बढ़ने से पहले ये भी विषय डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में जो राज्य बने वो कैसे बने हैं। इसका एक प्रोसेस है। जो भारत ने जो लेगेसी हमने अपनाई, वो अंग्रेजों की लेगेसी अपनाई। ठीक है, अंग्रेज जब आए थे भारत में, तो भारत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट, रियासतों में बटा हुआ था। पर जब अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित किया, तो उन्होंने अपने अनुरूप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनानी शुरू की, अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे उनको ठीक लगा उन्होंने उस तरह से अपनी ये यूनिट्स बनानी शुरू की। जब उन्होंने यूनिट बनाई, तो उन्होंने कोई भाषा का या कोई आधार नहीं रखा, लोगों को कहीं इसमें महत्व नहीं दिया गया, केवल अपने एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की सुविधा के अनुसार बांट लिया। जैसे कलकत्ता और बंगाल वाला क्षेत्र है, तो हमने देखा कितना बड़ा क्षेत्र है, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, वो सब मिलाकर जो है बंगाल बनता है। ठीक है, जो कि जिसमें कि आज भारत में 3 या 4 बड़े राज्य हैं, एक पूरा का पूरा देश है। तो ऐसे उसको मिलाकर उन्होंने एक स्टेट बनाया था। ऐसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, नॉर्दर्न प्रोविंस था, सेंट्रल प्रोविंस था। तो इस प्रकार से उन्होंने राज्यों का नामकरण किया था। भारत में जब आजादी का आंदोलन हुआ, तो हमने आजादी के आंदोलन में कहा कि ये जो राज्यों का गठन है ये गलत है, और इसको भाषाई आधार पर होना चाहिए। भाषा के आधार पर, लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पर राज्यों को बनाया जाना चाहिए। तो हमने भाषाई आधार पर, जब हमारा आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन, तब इस बात को बोला कि हमें ये जो है इसको भाषा के आधार पर बनाना चाहिए। कब बोला ये महत्वपूर्ण बात कब बोली गई कांग्रेस के द्वारा? 1920 में। हाँ, 1900। बोलिए शाबाश। 1920 20 जी। ये तथ्य हमने नेहरू रिपोर्ट में रखा था, ये हमें मिलता है नेहरू रिपोर्ट में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस बात को एक्सेप्ट किया था नेहरू रिपोर्ट के अंदर में। उस रिपोर्ट का हिस्सा है जिसमें वो रिपोर्ट कहती है कि हम जो भारत है उसमें भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों को बनाएंगे। ठीक है, तो एक तरह से हमने वो चीज को स्वीकार किया। उसे स्वीकार करने के बाद जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमने स्टेट के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया, उनमें बहुत ज्यादा हेरफेर नहीं की। जैसे संविधान था लगभग वही हमने स्टेट का कैरेक्टर लिया।
तो इसके कई कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत उस समय एकदम नया नया बन रहा था और कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि इस समय ये वाला मुद्दा, भाषाओं के बांटने का मुद्दा अगर उठाया जाएगा तो वो हमारा जो ध्यान, क्योंकि उस समय हमारी प्रायोरिटी देश को स्थिर करने की थी कि देश हमारा अभी नया नया आज़ाद हुआ है, ऐसी ताकतें हैं जो देश को वापस तोड़ने की कोशिश कर सकती हैं, कर रही हैं, तो उनको हमें रोकना चाहिए और हम इस सवाल को बाद में उठाएंगे, ऐसा उस समय की राजनीतिक विचार ने तय किया। तो परंतु जो ये राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी, ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से ही शुरू हो गई थी, और खास तौर पर ये आंदोलन जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं वहाँ बहुत ज्यादा बलवती थी, वहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये थॉट था। तमिलनाडु एक समय में जो है अपने लिए एक सेपरेट नेशनहुड की मांग, तमिल राष्ट्र की मांग भी तमिलनाडु में हुई। आंध्र प्रदेश में एक अलग आंदोलन चल रहा था जो हैदराबाद पहले था, तो वहाँ पर एक अलग आंदोलन था, उसमें एक भाषाई पक्ष भी था, केरल में मलयालम भाषा के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर खास तौर में, और पूरे जिधर जो है अगर गुजरात और बॉम्बे देखें तो उस समय गुजरात बॉम्बे ये एक हुआ करता था, बिहार भी शायद मर्ज ही था, बंगाल के अंदर ही मर्ज था। तो ऐसे करके राज्यों का पुनर्गठन की आवश्यकता थी, क्योंकि जैसे अब यहाँ पर भी बात करें, बंगाली भाषा बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है, अलग अलग भाषाएं हैं। तो लोग ये चाहते थे कि हमारे अपने अपने पृथक राज्य हों, और ये जो मांग थी 1950 के बाद काफी तेज हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो है हमारे एक नेता थे इनका नाम है, श्रीमल्ली पोटल्लू। हाँ, क्या नाम है पोटल्लू का नाम? रामल्लू। हाँ, श्रीमल्ली पोटल्लू। स्पेलिंग बोलो यार मुझे। पोट्टी श्रीरामल्लू। पी POTTI POTTI श्रीरामल्लू। SR। श्री रामल्लू, ठीक है। तो ये पोट्टी श्री रामल्लू जो थे, इन्होंने राज्यों के गठन, खासतौर में आंध्र प्रदेश के गठन के लिए इन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक आंदोलन शुरू किया। और 1953 में, 53 या 52 में, 53 नहीं 2 में उनकी डेथ हुई थी, 3 में डेथ हुई, 3 में तो बन गया था आंदोलन। 3 में डेथ हुई थी सर, कंप्लीट उनके 58 दिन के उसपे। हाँ, 58 दिन के आंदोलन के बाद उनकी मृत्यु हुई। कब हुई थी? 52 में हुई थी, 53 में हुई थी? कोई किसी को पता है? 53 में आंध्र प्रदेश बना था, तो क्या उसी साल हुई थी या उससे पहले वाले साल में हुई थी? 53 में ही हुई थी सर डेथ उनकी। 53 में ही फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट स्टेट ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट आंध्र प्रदेश। तो ये जो 58 दिन का इन्होंने आंदोलन किया, पोट्टी श्री रामल्लू ने अक्टूबर में किया था, अक्टूबर 1953 में। और इस आंदोलन के बाद उनकी डेथ हो गई, देहांत हो गया, और जिससे सरकार को लगा कि ये काफी गंभीर मामला हो सकता है। उसके बाद सबसे पहला जो राज्य बना भाषाई आधार पर वो था आंध्र प्रदेश। इससे पहले कुछ कमीशन भी यहाँ पर इससे रिलेटेड हैं। एक है धर कमीशन और JBP कमीशन। 1952 में सर डेथ हुई थी उनकी। 52 में हुई थी, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, चेक कर लेना ये कि 52 में हुई थी कि 53 में हुई थी, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिए फैक्ट को। इससे पहले 2 कमीशन भी इससे संबंधित बनाए गए थे, जिनके नाम है धर कमीशन और JBP कमीशन। 1948 में ये कमीशन बनाया गया था, SK धर के जून 1948 में, 1948 जून में धर कमीशन बनाया गया था। और इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी, ठीक है, उसने कहा कि नहीं, भाषाई आधार पर अभी हमें राज्य नहीं बनाने चाहिए।
फिर इसी रिपोर्ट को बाद में जेबीपी कमीशन के द्वारा फिर एंडोर्स किया गया था। जेबीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ता भाई सीतारामैया, इन तीन लोगों के समक्ष ये रखा गया था। तो इन्होंने भी जो भाषाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनाने की, राज्य बनाने की मांग को दरकिनार किया था। तो इसी कारण से इन्हीं दोनों इवेंट्स के कारण जो भाषाई आधार पर राज्य बनाने की मांग थी वो ज्यादा बलवती हुई और 1953 आते आते ये आंदोलन हुआ, और जिस आंदोलन के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जो भाषाई आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। और इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी के बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। इसके बाद पुनर्गठन आयोग, जिसकी रिपोर्ट 1956 में ये शायद इसकी रिपोर्ट आई थी, और 56 में इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का, जितने भारत के राज्य थे तो राज्यों का पूरा पुनर्गठन किया गया। सभी राज्यों का दोबारा से भाषा के आधार पर, ध्यान रखिए, भाषा के आधार पर पुनर्गठन 1956 में किया गया। संघ शासित प्रदेश बनाए गए और 14 स्टेट इस समय पर बनाए गए थे। उसके बाद फिर इन राज्यों को और बाद में डिवाइड किया गया, जैसे 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग किए गए। फिर दादरा नगर हवेली को ऐड किया गया, गोवा दमन दीव को 1961 में ऐड किया गया, पौंडुचेरी को 1954 में भारत ने सपोर्ट किया गया था पौंडुचेरी को। ठीक है, तो ये आप अगर उसमें जाएंगे क्या नाम हमारी लक्ष्मीकांत में, तो ये आपको क्रोनोलॉजी मिल जाएगी कि कब कब राज्य कौन कौन से बनाए गए। पंजाब को में से हरियाणा अलग किया गया 1966 में। तो इस तरह से अलग राज्यों का गठन होता गया और नंबर ऑफ स्टेट बढ़ते गए। तो इनिशियली 1956 में जो राज्य थे हमारे देश में 14 थे, आज जो 28 हो चुके हैं। धीरे धीरे करके कुछ यूनियन टेरिटरी बने, फिर बाद में यूनियन टेरिटरी से स्टेट बने। इस प्रकार से इन राज्यों का गठन हुआ। ये क्रोनोलॉजी आपको मोटे मोटे तौर पर याद रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, खासतौर में गोवा कब हमारे उसमें आया, आजकल गोवा, पौंडुचेरी ये चर्चा में, सामाजिक चर्चा का हिस्सा है, तो हमें याद रहना चाहिए। अगला हिस्सा जो संविधान का हमारा भाग 3 है वो है सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता। हम हमारे देश के नागरिक हैं। पहला हमारा आर्टिकल 5 है, वो सिटीजनशिप को व्याख्या करता है कि कौन कौन व्यक्ति हमारे संविधान के बनने के समय पर भारत का नागरिक होगा, किस व्यक्ति को हम भारत का नागरिक बोलेंगे। तो सबसे पहले जो भारत के अंदर पैदा हुआ हो, जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, और जो भारत का सामान्य नागरिक हो या भारत का सामान्य नागरिक, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ऑर्डिनरीली मतलब सामान्यतः वो इंडिया में रहता है, ऐसा नहीं वो एक दिन कुछ दिनों के लिए 15 दिन के लिए बाहर चला गया तो हम कहें कि वो तो बाहरी नागरिक नहीं। ऑर्डिनरीली इंडिया में रहता है, कभी कभी वो चला गया हो तो कोई बात नहीं। तो ऐसे केस में ये 3 आधार रखे गए जिनके आधार पर किसी को भी उस समय जो भी लोग थे उनको भारत की नागरिकता दी गई। फिर आर्टिकल 6 है जो हमें ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए हों, क्योंकि 1947 के बाद इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ। पाकिस्तान उस समय क्या मतलब होता है, 1947 के पाकिस्तान के क्या हिस्से हैं? ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान को ना देखें,
जो आज का पाकिस्तान है वो वेस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था उस जमाने में, और आज का जो बांग्लादेश है वो उस जमाने में ईस्टर्न पाकिस्तान हुआ करता था। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बहुत से लोग हमारे देश में, इंडिया में आए, जो डिवीजन होने के बाद जो बाउंड्रीज में बदलाव किया गया, तो उसके बाद बहुत से लोग इधर माइग्रेट होकर आए। तो उन लोगों को भी, क्योंकि वो इसमें किसी भी क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे, वेदर दे वर बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो एक पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति है, क्या वो पाकिस्तान भारत में पैदा हुआ होगा टेरिटरी ऑफ इंडिया में, जो 1950 की टेरिटरी थी उसमें पैदा ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो कहाँ पैदा हुआ होगा, पाकिस्तान में पैदा हुआ होगा। क्या उसके माता पिता पाकिस्तान में भारत में पैदा हुए होंगे? ये भी निश्चित सी बात है, अगर बच्चा वहां पैदा हुआ है तो माँ बाप भी वहीं के होंगे, तो भी नहीं हो सकता, और तीसरे क्राइटेरिया में भी वो फिट नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए जो माइग्रेट होकर इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आए थे, उनके लिए आर्टिकल 6 रखा गया, ताकि वो माइग्रेटेड लोगों को हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकें। फिर उसके बाद आर्टिकल 7 है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। कुछ ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान तो चले गए थे, परंतु फिर भी उनको सिटीजनशिप का अधिकार दिया गया। तो ऐसे सभी लोग जो पहले भारत में रहते थे और अब जो है दूसरे वो पाकिस्तान जाकर रहने लगे थे, तो ऐसे लोगों को नागरिकता का अधिकार, हमने उनका अधिकार ले लिया कि भाई वो नागरिक नहीं रहेंगे जो यहाँ से माइग्रेट हो गए हैं। इसके अलावा जो भारत के बाहर रहने वाले कुछ लोगों को नागरिकता के प्रावधान आर्टिकल 8 में दिए गए। भारत में अगर हम किसी दूसरे देश में जाकर रहते हैं तो हमारी सामान्यतः नागरिकता खत्म नहीं होती जब तक कि हम अपनी नागरिकता का त्याग नहीं करें। तो यदि हम वॉलेंटरली किसी दूसरे की नागरिकता का को अपना लेते हैं, तो ऐसे में हमारी जो नागरिकता होती है वो यहाँ से चली जाती है। तो ये भारत के अंदर में ये प्रावधान है आर्टिकल 9 के अंतर्गत, जिसमें यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाता है तो यहाँ की नागरिकता, भारत की नागरिकता उसकी स्वतः ही चली जाएगी। यदि आप किसी दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं और वहाँ की नागरिकता अपना लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी। पार्लियामेंट को हमने यहाँ अधिकार दिया है कि पार्लियामेंट नागरिकता संबंधी किसी भी कानून को बना सकता है। ये अधिकार हमारे पार्लियामेंट के संदर्भ में, और इसीलिए ये सब आर्टिकल महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अभी के समय में हमारा जो नागरिकता का प्रश्न है ये बहुत जोर शोर से अभी कुछ समय पहले उठा, विशेष रूप से जब कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट आया था CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आया, तो उसमें तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम एक बार लास्ट में देखेंगे कि सिटीजनशिप एक्ट में क्या क्या बदलाव इसके अंदर लाए गए हैं। अब हम आज की नागरिकता पर आएंगे, फंडामेंटल राइट्स पर आएंगे। और भारत के अंदर में अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की बात करें तो भारत में किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है, सिटीजनशिप मिलने का क्या क्या तरीका हो सकता है। हम 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 बाय बर्थ, ठीक है। फिर यहाँ पर हम जो हमारे वंश है, मतलब हमारे कोई भी एक पेरेंट जो यहाँ के भारत के नेटिव्स हों तो उनके कारण, हेरिडिटी के कारण हमें यहाँ नागरिकता मिल सकती है। नेचुरलाइजेशन से हमें यहाँ नागरिकता मिल सकती है। किसी क्षेत्र को अगर भारत के अंदर इंक्लूड कर लिया गया हो
तब भी उन सभी लोगों को भारत की ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाएगी। कल मान लीजिए चाइना के किसी हिस्से, पाकिस्तान के किसी हिस्से को भारत अपना हिस्सा बना लेता है तो वहां के सभी रहने वाले लोगों को ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि नागरिकता क्या खत्म की जा सकती है किसी की? तो नागरिकता 3 तरह से खत्म हो सकती है भारत में। नंबर 1, वॉलेंटरली हम अगर छोड़ देते हैं, स्वैच्छिक रूप से अपनी इच्छा से, मन से हम किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप को अपनाते हैं तो हम हमारी जो भारत की नागरिकता है वो अपने आप स्वैच्छिक रूप से खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज हो सकती है कि अगर किसी को दी गई हो नागरिकता तो उसकी नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है, खत्म की जा सकती है। तो अगर किसी को किसी ने कोई फ्रॉड करके, कोई चकमा देकर नागरिकता अधिभो की है तो वो नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और वंचित कर, ठीक है, यहाँ पर हम किसी को डिप्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि वो फर्जी तरीके से नागरिकता अपनाई गई हो, नागरिकता के अंदर अनादर हो, डिसरेस्पेक्ट हो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। तो ये सब सामान्य स्थितियों में कुछ ऐसे कारण हैं जिसके अंदर हम नागरिकता से किसी व्यक्ति को वंचित कर सकते हैं। और भारत के अंदर में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। भारत में एक बड़ी मांग है डुअल सिटीजनशिप। कई देश ऐसे हैं जो डुअल सिटीजनशिप को देते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं। आप दोहरी नागरिकता रख सकते हैं, आप 2 अलग अलग देशों के नागरिक हो सकते हैं, परंतु भारत के अंदर में ये प्रावधान नहीं रखा गया है। हम भारत के अंदर में केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं। भारत के जो नागरिकता के संदर्भ में 1-2 और चीजें हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। एक हम देते हैं ओवरसीज इंडियन कार्ड, OCI नहीं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो नागरिकता से संबंधित ये एक और नाम है। जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बेसिकली ये नागरिक नहीं होते, बस इनके सिस्टम का 2 अलग अलग श्रेणी के लोग हैं। पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI। पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये 2 ऐसे लोग हैं जो भारत से संबंधित हैं, जो कभी भारत के नागरिक रहे हैं, परंतु हम भारत के उनको नागरिकता तो नहीं दे सकते। एक NRI भी होता है। NRI तो सिटीजन होता है। NRI is not citizen. What is NRI? Non-resident Indians. So he is an Indian. He is not a foreign citizen. He is an Indian citizen. Only fact is that he is non-resident. इसका क्या मतलब हुआ non-resident का मतलब? उसका घर यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो सिटीजन यहाँ का है। वो रह यहाँ नहीं रहा है। नहीं, घर की बात है, घर हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं, उसके पास नागरिकता है, पूरी नागरिकता है। आप कोई, मैं बाहर गया हुआ है काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, किसी भी कारण से, बिजनेस करने के लिए, किसी भी कारण से कोई व्यक्ति ये तो कहता है कि जी मुझे जाना है बाहर, मुझे पढ़ने जाना है, मुझे देखने जाना है, मुझे स्वास्थ्य के लिए जाना है, मुझे बच्चों की एजुकेशन, मुझे व्यवसाय करने, मुझे नौकरी करने, 1000 कारण हो सकते हैं। तो ऐसे लोग जब बाहर जाते हैं तो वो सिटीजन रहते हैं भारत के, वो सिटीजनशिप छूटती नहीं है उनकी, परंतु वो भारत के नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं कि भाई नॉन रेजिडेंट इंडियन है। तो ये टैक्स पर्पस के लिए डेफिनेशन बनाई गई है, जो इनकम टैक्स में ये डिफाइंड है कि यदि कोई व्यक्ति, इसकी भी परिभाषा है, ऐसा नहीं कि बिना परिभाषा के नहीं है, यदि कोई व्यक्ति 181 या 82 दिन से अधिक विदेश में रहता है, 182 दिन है साल में, यदि आप 182, 365 दिन होते हैं, आधे से अधिक दिन यदि आप बाहर रह रहे हो तो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन बन जाते हो। जो टैक्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी है वो बदल जाती है।
ऐसे लोगों के लिए जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हो। ठीक है, ये एक अलग कैटेगरी है, ओसीआई और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन वो लोग हैं जो पुराने समय में, हो सकता है अभी कुछ साल पहले गए हों, कुछ जनरेशन पहले गए हों, एक जनरेशन पहले गए हों, कई जनरेशन पहले गए हों, तो ऐसे कोई भी लोग हो सकते हैं, उनको हम पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्योंकि वो मूलतः उनके फोर फादर्स कभी जो है भारत के रहे हैं, तो उनमें भारतीय वो मौजूद है, परंतु अब वो भारत के नागरिक नहीं है। ऐसे ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, ओसीआई कार्ड दिया जाता है। तो इन दोनों कैटेगरी के लोगों को एनकरेज करने के लिए एक विशेष दर्जा, ओसीआई का दर्जा दिया जाता है, और ये होने पर उन्हें कुछ बेसिक फायदे भी, कुछ चीजें उनको मिलती हैं। ओसीआई की जो कार्ड होता है उससे उन्हें कुछ बेसिक अधिकार मिल जाते हैं, कुछ एजुकेशन का अधिकार, कुछ बेसिक अधिकार यहाँ के लोगों के साथ मिल जाते हैं, जिनकी डिटेल अभी मुझे याद नहीं है। अभी हम एक बार फंडामेंटल राइट पढ़ लेते हैं, फिर फंडामेंटल राइट पर विवेचना करना शुरू करेंगे। तो फंडामेंटल राइट, जैसा कल हम बात कर रहे थे, आर्टिकल 12 में यहाँ पहले मूलतः ये डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या है। अगर हम आर्टिकल को पढ़े, इन दिस पार्ट, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट and the legislature of each of the states, all local and other authorities within the territory of India or under the control of government of India। महत्वपूर्ण है। ये मैं क्यों कह रहा था कि ये इसको लिखना आसान नहीं होता है, इसे लिखने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इसमें ये संविधान जो है, अब ये संविधान है, इस संविधान में हर चीज देखो, कहाँ कॉमा लगा है, कहाँ अपॉस्ट्रोफ लगा है, हर एक एक चीज का यहाँ मतलब है। अगर किसी ने कोई गलती करी तो उसका मतलब डिजास्टरस रूप से बदल जाएगा, है ना। इसका एक कई उदाहरण है ना, जो भाषा में कॉमा के, कि कॉमा अगर हम नहीं लगाते तो किस तरीके के डिजास्टर हो सकते हैं, है ना। तो इसी तरीके के ये क्या चीज बोलो, मे और सेल, जैसे कि मे और सेल से काफी बदल जाता है। कॉमा से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। एक जैसे हम बचपन में क्या करते थे, क्या था, राम स्कूल मत जा, समथिंग ऐसा कुछ एक स्टेटमेंट हुआ करती थी, राम पढ़ मत खेल, ठीक है, ऐसी कुछ थी, ठीक है, राम पढ़ मत खेल। अब इस स्टेटमेंट में कॉमा अगर मैं बदल दूंगा तो इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कॉमा लगाता हूँ, अब इसको कैसे पढ़ोगे आप, राम पढ़ मत खेल, मैं राम को आदेश दे रहा हूँ कि भाई राम तुम पढ़ो मत, पढ़ लो, खेलो मत। परंतु अगर मैं इसे रिवर्स, थोड़ा सा इसमें कॉमा ही चेंज कर देता हूँ, तो कॉमा चेंज करने के लिए मैं कॉमा यहाँ लगा देता हूँ। अब क्या मतलब बन गया इसका, राम पढ़ मत खेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राम को अब बोल रहा हूँ कि तू पढ़ मत खेल, खेल ले। तो ये फर्क हो जाता है हमारी बहुत छोटी छोटी बदलाव से, और यहाँ कानून है, ये मतलब ये हमारे पूरे देश को व्याख्या करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हर चीज का, हर एक शब्द का, उसके स्पेसिफिक मीनिंग का, हम बहुत बार मीनिंग को किसी चीज का कैसे लेते हैं, और यहाँ पर शब्दों का चयन 100% प्रिसाइज होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि लूज वर्ड ले सकते नहीं है, ठीक है, हर चीज को आपको व्याख्यायित करना है। और जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि फंडामेंटल राइट के लिए, कल मैंने आपको ये सवाल को इस तरह से नहीं पूछा,
अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे रिलायंस एयर इंडिया, इंडियन ऑयल, एच हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीसीएल और भारत पेट्रोलियम या मथुरा रिफाइनरी, मतलब स्ट्रक्चर को अभी मुझे भी भूल गया। अब इनमें से कोई स्टेट है क्या, कोई इस स्टेट की व्याख्या में शामिल हो सकता है? सारे शामिल हो सकते हैं, क्या हो सकता है? स्टेट की व्याख्या में इसको मैं, ये जो डेफिनेशन है 12 के अंदर में, जी सर, फंडामेंटल राइट इंडियन ऑयल कंपनी से मांगे तो मांग सकते हैं कि आप हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हो? क्या हम रिलायंस कंपनी से अपने फंडामेंटल राइट के का मांग सकते हैं कि भाई रिलायंस अपनी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है? नो सर ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है ना रिलायंस। तो किसको मांग सकते हैं हम? इसमें इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और मथुरा रिफाइनरी, ये तीनों स्टेट के कंट्रोल में है, ठीक है। तो अगर हम इनमें से किसी प्राइवेट कंपनी में, रिलायंस छोड़ के, हम तीनों कंपनियों में ये कह सकते हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, क्योंकि ये कंपनी है गवर्नमेंट कंट्रोल में, तो गवर्नमेंट, तो यहाँ पर जो स्टेट है उसकी व्याख्या में 4 चीजें हैं। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट, it includes Parliament of India, it includes government and the legislature of each of the state। हर एक स्टेट का गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, राज्य सरकार, वो इसमें इंक्लूड है, वहां की विधानसभा इंक्लूडेड है, सभी लोकल और अदर अथॉरिटीज यानी पंचायत, म्यूनिसिपल, एनडीएमसी, जितनी भी वो तुम्हारे मेरठ म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद एनीथिंग दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंडिया, जिस पर भारत सरकार का कंट्रोल हो, वहां भी एक लागू होगा। तो यहाँ पर ये जो अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया बहुत व्यापक बना देता है, क्योंकि हो सकता है वो डायरेक्टली ना हो, जैसे ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी हम फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन का वो काम कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन यहाँ हमें मिलती है। आर्टिकल 13 हमने पढ़ लिया था कल कि ऐसे जितने, ये बेसिकली हमें जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ऐसे कानून जो संविधान सम्मत ना हो, या संविधान सम्मत कर रहा हूँ, फंडामेंटल राइट सम्मत ना हो, और वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हो, तो वो कानून नल एंड वाइड हो जाएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। जितना वो ब्रीच कर रहे हैं उतने वो बेकार हो जाएंगे। और लॉ यहाँ पर ऑर्डिनेंस हो सकता है, बाई लॉ हो सकता है, रूल हो सकता है, लॉ, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, इवन प्रथा। अगर कोई एक चलन चला हुआ है सरकार के अंदर, ना वो कहीं लिखा हुआ है, कल मैंने आपको ये सवाल भी दिया था, ट्रैफिक लॉ, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स अगर किसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो क्या ट्रैफिक रूल्स पर भी ये कानून लागू हो जाएगा? आंसर इज यस, क्योंकि ये कानून एक्ट पर ही नहीं है, ये कानून बाई लॉ पर भी है, किसी आदेश पर है। किसी डीएम ने कुछ आदेश दे दिया, जो आदेश संविधान सम्मत या फंडामेंटल राइट सम्मत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग में नहीं है, तब ये आदेश भी नल एंड वाइड हो जाएगा अगर आप उसके आदेश का पालन ना करें। लेट्स से प्राइम मिनिस्टर ने कल आपको आदेश दे दिया कि ये काम कर दो, एंड दैट लॉ, आप मान लीजिए डीएम है, लेट्स से, या ये रियल लाइफ सिचुएशन हो सकती है, आपको आपके चीफ मिनिस्टर ने काम बोला, आप डीएम हैं, आप उसको उत्तरदायी हैं अपने चीफ मिनिस्टर के लिए काम करने के लिए। अब चीफ मिनिस्टर ने कोई ऐसा काम दे दिया जो आपको लगता है कि संविधान सम्मत नहीं है, फंडामेंटल, वो कह दे कि नहीं इसको देना है, इसको नहीं देना, जो कि ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट है। अब आप जो है इस ऑर्डर को मानने से मना कर देते हैं।
तो क्या होगा? मना कर सकते, क्योंकि वो हम संविधान के विपरीत जा रहे हैं ना सर, क्योंकि संविधान में मेंशन ही नहीं है। नहीं, पर संविधान में ये भी मेंशन है कि आपको, संविधान में मेंशन नहीं, पर आपका रूल ये कहता है, सर्विस रूल, कि आपका जो सीनियर ऑफिसर आपको जो आदेश देगा वो आप उसका पालन करेंगे। तो सर वो जो नेतागण है, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वो तो लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ी है, वो तो आएंगे चले जाएंगे। नहीं, लॉन्ग, यहाँ लॉन्ग और शॉर्ट की बात नहीं होती, ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसे तो हम इसके टाइम पीरियड से थोड़ी चलेंगे। अगर हम किसी को कहें कि ये लंबे समय चलेगा तो उनकी बात मान ली जाए। अब ये लंबे समय नहीं चलेगा, एक ही दिन का चीफ मिनिस्टर है तो इसको मत मानो इसकी बात, ऐसा नहीं है। संविधान हमें ये नहीं कहता, हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है। हमारा जो बॉस है, जिसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है, हमें उसके लिए काम करना ही करना है। उसके जो भी आदेश है उनका पालन करना ही चाहिए, ठीक है, तभी कोई सिस्टम बनता है। हम सबको ये जरूर समझना चाहिए कि यदि हम नौकरी करने जा रहे हैं तो एक बहुत बात कही जाती है कि बॉस इज राइट। हम लोग ऐसे अपने मजाक, बट इट्स करेक्ट ऑल्सो, ठीक है, बॉस इज राइट। हमें ये काम करना चाहिए। अगर हमारे को कोई आदेश दिया गया है तो उस आदेश का हमें 100% पालन करना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम अगर अपने बॉस के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो सिस्टम को तोड़ेंगे। ये काम हमें कभी नहीं करना चाहिए, अपने बॉस के आदेश का पालन करना चाहिए। पर क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि ये नैतिक रूप से भी ठीक मुंह है, क्योंकि हमारे बॉस की जिम्मेदारी है ना भाई, उसको हेड बनाया गया है, और अगर वो कह रहा है, वो लिखित में दे रहा है मुझे कि भाई ये एक्शन ऐसे करो, मैं उसके एक्शन से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। हमारे यहाँ मतलब हमेशा ये सारी सिचुएशंस खड़ी होती हैं कि बहुत बार बॉस, मतलब कोई डायरेक्शन है जो हमें लग रहा है कि नहीं ये डायरेक्शन गलत है, इससे नुकसान होगा, बट बॉस हैज डायरेक्टेड इट, तो वी आर सपोज टू फॉलो दैट डायरेक्शन। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये बताओ, और उसको डिस्कशन के तौर पर ली जाए। यू डोंट सर एग्री अगर विद लिखित में दिया जाए तो करना चाहिए। इवन वर्बल भी आदेश होता है। जो उसका नियम हमारा जो सर्विस रूल कहता है कि अगर कोई वर्बल ऑर्डर भी दिया जाए तो वो वर्बल ऑर्डर भी हमें फॉलो करना है, बट उस वर्बल ऑर्डर को एज सून एज पॉसिबल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, उसको लिखित में ले आना चाहिए और उसके समक्ष रख देना चाहिए, ताकि वो एंडोर्स्ड हो जाए कि हाँ ये आदेश दिया गया था। पर वर्बल ऑर्डर्स को भी फॉलो करना होता है, ऐसा कोई वो नहीं है जो ये कहता हो कि वर्बल ऑर्डर नहीं फॉलो करने होते। वर्बल ऑर्डर्स को राइटिंग में लाना होता है। तो अगर बॉस ने आपको कोई आदेश दिया है जिस जो आपको लगता है कि गलत है, तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे आपने कहा सर कि रिटर्न में ले लेना चाहिए, तो हम उसको रिटर्न ले लिया रिटर्न, वो तब्दील दे करवाएं। रखा है उसने। फिर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी संस्था उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप भी तो होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसका लोगों पे गलत इम्पैक्ट पड़े। करेक्ट, बहुत। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम 99% पॉसिबिलिटीज में वो हमें जो है अपने बॉस का जो भी आदेश दिया गया है उसका पालन करना है, प्रोवाइडेड, यहाँ पे एक ही प्रोवाइडेड है कि भाई हमारा संविधान हमें फंडामेंट ये यहाँ ये कह रहा है, हम किसके नौकर हैं। जब हम सिविल सर्वेंट बनते हैं तो हम किसके नौकर हैं? जनता के। जनता के या इस संविधान के, ठीक है, इस संविधान के सर्वेंट हैं हम। संविधान जो जनता ने हमें दिया तो हम जनता के नौकर हैं, संविधान के नौकर हैं। संविधान हमें जो बताएगा हम उसके अनुरूप काम करें। हमारा संविधान ये कहता है कि यदि मुझे कोई ऐसा कानून या ऐसा आदेश दिया जाए जो संविधान सम्मत ना हो, बेशक वो लिखित में भी है, मैं उसको पालन करने से मना कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ ये कानून जो है, कोई मुझे ऐसे भाई सबको गोली मार दो, ठीक है, ये आदेश है वो लिख के भी दे रहा है, बट आई कैन से नो। सबको गोली मार देने का कारण होना चाहिए ना मेरे पास, क्यों मैं सबको गोली मार दूं? तो अगर मुझे कोई इलीगल ऑर्डर दिया जा रहा है, अवैध ऑर्डर दिया जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया जा रहा है, देन आई कैन से नो, आई विल नॉट फॉलो दिस ऑर्डर एंड दीज आर माय रीजंस फॉर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर। तो जैसे अगर
तो हम इसे यहाँ के इम्प्लीकेशन, यहाँ भी संविधान ये कहता है कि यदि कोई ऐसा आदेश दिया जाता है, कोई ऐसा ऑर्डर है जो संविधान हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है, मान लीजिए आप चीफ मिनिस्टर है, आप ऐसे बन गए, चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये इंडिकेट कर दिया कि भाई इसका एनकाउंटर करना है, तो आप क्या करेंगे? करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के क्या कर, मतलब एक तो वर्बल ऑर्डर है, पर इस ऑर्डर को हम रिफ्यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस इज एन इलीगल ऑर्डर। ठीक है, हमें संविधान के अनुरूप काम करने के लिए, अब वो मुझे कहेगा कि उसे गिरफ्तार कर लाओ, डेफिनेटली आई विल अरेस्ट हिम। ठीक है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करो, आई विल अरेस्ट एंड प्रोड्यूस। ठीक है, ये मेरे लिए सही है। बट अगर मुझे कोई ये आदेश देगा और लिखित में भी देगा तो भी मैं इस आदेश का पालन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि दिस इज वायलेटिव ऑफ द बेसिक फंडामेंटल राइट। तो उसके लिए अगर मुझे किसी भी कोर्ट में, कचहरी में या कहीं भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। दैट आई कैन डिफेंड माई एक्शन, दैट आई हैव डन दिस एक्शन बिकॉज आई फेल्ट दैट दिस इज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन। सर, क्या चीफ मिनिस्टर एनकाउंटर करने का ऑर्डर दे सकता है क्या किसी भी कंडीशन में? क्या वर्बल ऑर्डर तो दिए ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि सारे जितने एक्शन होते हैं ये मन गढ़ंत नहीं होते हैं, बट हाँ लिखित में तो नहीं। और कोई लीगली कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत सोचो। हम जब तुम सिस्टम में जाओगे कुछ भी हो सकता है, कोई भी पागल भाई कोई पागल आके बैठ जाए और कहे ठीक है मैं लिख के दे रहा हूँ, बताओ। मैं लीगली पूछ रहा हूँ कि लीगली क्या वो कानूनी तौर पे वो ऐसा अधिकारी होता है क्या कि वो दे सकता है इस बात को? देखो, देने के लिए आप किसी को रोक नहीं सकते। क्या हमारा किसी दूसरे के शरीर पर कंट्रोल है? आपके मान लीजिए बॉस है, उसको कोई मानसिक परेशानी हो जाती है, अब कुछ भी उठपटांग ऑर्डर दे रहा है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा थोड़ी कि इम्पॉसिबल चीज है, क्यों नहीं हो सकता? कहीं ना कहीं हुआ भी होगा। अगर हम मतलब भारत में बहुत कुछ होता रहता है, अगर कहीं ढूंढेंगे तो मिल भी जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हमारे को अपना देखना है, मतलब मैं अपने एक्शन के लिए वो हूँ ना आंसरेबल, मैं उसके एक्शन के लिए आंसरेबल नहीं हूँ। वो क्या मुझे एक्शन दे रहा है? अब उसने कोई ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर देने की कैपेसिटी में, चाहे वो मेंटली डिरेंज्ड हो गया है कोई पर्सन, ठीक है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, परंतु अभी भी वो अधिकारी आपका बना हुआ है, अब वो उसके बावजूद भी अपने आदेश पटांग आदेश दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, अब वही वो बाद की बात है कि उस पर केस में उसकी जांच होगी और ये पता चलेगा कि वो तो मेंटली डिरेंज्ड था, वो जो गलत ऑर्डर दे रहा था। आप उस मेंटली डिरेंज्ड आदमी के ऑर्डर पर कोई ऐसा काम करा है, आपने कहा कि जी अरेस्ट करना, तो अरेस्ट करने का आपका अधिकार था। अगर मैं मान लीजिए किसी ने डिरेंज्ड पर्सन ने दिया, उसने कहा कि एनकाउंटर किया जाए और वो जाके एनकाउंटर कराया, तो क्या जिसने एनकाउंटर किया उसकी कोई आंसरेबिलिटी है या नहीं है? क्या सारा का सारा उत्तरदायित्व तो उसी व्यक्ति का है जिसने आदेश दिया? नहीं सर, इसका भी है, एनकाउंटर करने वाले का है, उसको भी तो ये कानून हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये फंडामेंटल राइट, ये संविधान आपको पढ़ा क्यों रहे हैं? भाई आपके जिसके लिए आप काम करोगे, मान लो डीआईजी आपके बॉस है या जो भी आपका आईजी बॉस है, पुलिस की हायरार्की में देखें तो उसने तो कानून पढ़ा हुआ है, आपको क्या पढ़ाने की जरूरत है? भाई सबको पता होना चाहिए, we all are part of that system. If someone is violating the system, we should know that person is violating the system. I am not going to follow the system. We should understand the system. तो यहाँ पर यही हमें समझना है कि कब हम उस अपने अधिकार को, उस चीज को जो कि बहुत सीमित, ऐसा नहीं कि हम इसे रोज बैठ के यही लगाने लगेंगे, पर जहां पर हम ये देख रहे हैं कि इट्स अ ग्रॉस वायलेशन, तो हम वहां नो कर सकते हैं कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस ऑर्डर, दिस इज नॉट वायबल ऑर्डर।
और ऐसा किया गया है, कई अधिकारियों ने किया है, वो आज भी मतलब ठीक है, उनको मुसीबतें आती हैं पर स्टिल दे आर इन सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पर कानून की व्याख्या की गई है और दैट लॉ शुड बी इन फोर्स, दैट शुड नॉट बी रिपील्ड, मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून खत्म कर दिया गया। तो अब हम अगले हिस्से पर आते हैं, वो है हमारे अधिकार। हमारे क्या क्या अधिकार हैं? इक्वालिटी के हमारे जो अधिकार हैं, इन अधिकारों को 5-6 हिस्सों में बांटा गया है। राइट ऑफ इक्वालिटी, क्या क्या डिस्टिंक्शन है? 14 से 18 तक है हमारे पास राइट टू इक्वालिटी। फिर हमारे पास स्पीच एक्सप्रेशन का अधिकार है। फिर राइट ऑफ लाइफ है कुछ। फिर माइनॉरिटी राइट्स हैं और क्या क्या अधिकार हैं। फिर जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। फिर 6-7 कैटेगरी में हमने फंडामेंटल राइट्स को बांटा हुआ है। तो पहली जो कैटेगरी है वो है राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 है जो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 है दैट सेज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ or the equal protection of law within the territories of India। तो ये पहला कानून है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून के सामने सभी बराबर हैं। तो ये पहला हिस्सा है जो कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के लिए सब एक हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे एक आम नागरिक हो। और दूसरा कानून हिस्सा है इसका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये ध्यान रखेंगे, दो चीजों को याद रखते हैं यहाँ पर। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है ये, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दूसरा जो सिद्धांत है ये यूएसए से लिया गया है। फिर आर्टिकल 15 है, हम इनके डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले एक बार इनको रीड कर लेते हैं इन जनरल सेंस। आर्टिकल 15 है जो कि कहता है प्रोहिबिशन, ठीक है, सब तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, हमने जो भेदभाव है, किसी भी प्रकार के भेदभाव पर प्रतिबंध है, प्रोहिबिटेड है। कैसा भेदभाव? यदि वो भेदभाव धर्म के आधार पर किया जाए, रेस के आधार पर, रेस मतलब नस्ल के आधार पर किया जाए, जाति के आधार पर किया जाए, लिंग के आधार पर किया जाए, या जन्म के स्थान के आधार पर किया जाए, तो इनमें से यदि किसी भी आधार पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट के आधार पर यदि भेदभाव किया जाता है तो वो प्रतिबंधित होगा। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, place, birth, any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to, तो किसी भी नागरिक पर हम इनमें से किसी भी आधार पर कोई रोक नहीं लगा सकते, कोई डिसेबिलिटी इंपोज नहीं कर सकते कि यू कैनॉट डू दिस थिंग बिकॉज you cannot be an IAS officer because you belong to a particular religion. You cannot become IAS officer because you belong to particular race. You cannot become IAS officer because you belong to a particular caste. You cannot be denied to become IAS officer because you belong to a gender, and you cannot be denied to become an IAS officer because you were born in a particular place. तो इनमें से अगर कोई भी चीज होती है और आपको रोका नहीं जा सकता, पर क्या किसी के कारण रोका जा सकता है? किसी चीज और कोई चीज है जहां पर हम भेदभाव कर सकते हो? क्या हम भेदभाव करते हैं या कर सकते हैं? राज्य सरकार करना चाहे यस कैसे?
जैसे यस सर। सर हम अलग स्टेट्स में अगर एग्जाम देने जाते हैं तो हमें जनरल कैटेगरी में रखा जाता है। वो एक अलग खैर वो इस डायरेक्ट इसके अंदर कवर नहीं होगा। पर क्या हम किसी तरह से ये कह सकते हैं कि हम किसी आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, आपको डिसेबल कर सकते हैं किस आधार? क्वालिफिकेशन के आधार पर। हाँ, क्वालिफिकेशन। भाई एलिजिबिलिटी डिसेबल कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? ओनली दैट पर्सन, ओनली पर्सन हु इज अ ग्रेजुएट can become IAS officer. Yes, there is the disability, there is discrimination. You cannot say, we cannot say कि नहीं संविधान में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। संविधान में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमारे सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन होता है। कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है? हमने कहा कि यदि आप ग्रेजुएट नहीं हैं तब आप IAS ऑफिसर नहीं बन सकते। आप होशियार कितने भी हो सकते हैं, कितने भी अक्लमंद हो सकते हैं, परंतु यदि आपने BA की डिग्री नहीं हासिल करी है, बैचलर्स डिग्री आपके पास नहीं है, तो आप IAS ऑफिसर नहीं बन सकते। यदि आप 21 साल से कम आयु के हैं या 30 साल या 35 साल से ज्यादा आयु के हैं, तब आप नहीं दे सकते। दिस इज अ डिसेबिलिटी। आई एम डिसेबलिंग अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। अगर कोई पर्टिकुलर एज से ज्यादा है या एक पर्टिकुलर एज से कम है, आई एम डिसेबलिंग यू, आई एम इम्पोजिंग अ रेस्ट्रिक्शन ऑन यू। So it's not that restrictions cannot be imposed. ध्यान रखने की बात यहाँ पर ये है कि yes, we can impose restriction, we can impose disabilities, we can prohibit people on some grounds, but that ground cannot be religion, that ground cannot be a race, that ground cannot be a caste, gender or place of birth. That is very clear. फंडामेंटली यहाँ पर बहुत इक्वालिटी है। ऐसा नहीं कि 100% इक्वालिटी नहीं होती। डोंट थिंक लाइक दैट कि हमारे यहाँ हम सब चीज इक्वल की भाई कोई भी है सब कोई IAS ऑफिसर के एग्जाम दे सकता है ना। आपको देने के लिए ये मिनिमम अर्हताएं हैं, लिखा रहता है ना, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो वो हमें यहाँ पे दी जाती है। क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ तक कुछ? नो सर। ओके। नो सर। अगली चीज हम करते हैं कि हमारे पास आर्टिकल 15 ये कह रहा है हमें उसके बाद कि our access to shops, public restaurant, hotel, public and places of entertainment cannot be restricted because of this ground, because of these। और हो सकती हैं पब्लिक रेस्टोरेंट में, भाई आपने टिकट नहीं खरीदा सिनेमा हॉल का, यू कैनॉट बी अलाउड टू एंटर, but you cannot be allowed to disallowed just because you are a woman। ठीक है, just because you belong to a particular religion, just because। तो इनमें से इवन ये जो चीजें हैं ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। दुकानें वो है, मैं मेरी दुकान है, मैं नहीं देता आपको सामान, बोलो क्या लो क्या करोगे? तो मैं ऐसा करूं तो कर सकता हूं ऐसा। मान लीजिए मेरी अपनी छोटी सी दुकान है और मैं किसी पर्टिकुलर लोगों को सामान नहीं देना चाहता, तो सर फंडामेंटल राइट क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं, ये तो पर बताओ ना क्या मतलब फिर मैं सबको देने के लिए बाध्य हूँ? कोई भी आएगा मैं सबको दूं? नो सर। है ना। मैं कम से कम जैसे आपको मुझे पैसे नहीं देता तो मैं नहीं दूंगा उसको सामान कि तुम तो पैसे तो लाते नहीं हो, पैसे दोगे तभी मैं दूंगा। या किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, किसी का ऐसा रिकॉर्ड है, क्रेडिट हिस्ट्री बहुत बुरी है, बैंक में आपने लोन के लिए अप्लाई किया, बैंक ने मना कर दिया, क्यों नहीं दे रहे लोन? जी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, आप लोन लेके पैसा वापस नहीं करते, यू हैव अ बैड क्रेडिट हिस्ट्री, you can be denied। It's not that you cannot be denied, but you cannot be denied just because you belong to a particular religion। आप इनमें से किसी चीज के कारण अगर कहते हो कि भाई मैं इस धर्म के लोगों को, इस जाति के लोगों को सामान नहीं बेचूंगा, तब आप मुसीबत में जाओगे। इसी तरीके से हम कुएं में पानी लेना, टैंक्स, नहाने के लिए जो बाथिंग घाट है, तो बहुत सारे हमारे धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, उसमें हम घाट पर जाते हैं नहाने के लिए और तरह तरह की एक्टिविटी, तो वहाँ के प्लेसेस में हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट,
maintained wholly or partly out of state fund or dedicated to use of general public। यह मेरे मन में कुछ बेसिक सवाल है। तो सवाल ऐसे हैं कि मतलब ये सवाल कुछ, कोई हमारे यहाँ मुस्लिम है अभी? अभी कभी नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे कोई इसके बारे में बताया। वैसे मैंने एक दो से पूछा था, तो शायद हम कर सकते हैं। क्या हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं? आई मतलब जो भी मेरा रिलीजियस स्टेटस हो, मैं चाहता हूँ कि मैं, जैसे मैं चर्च में गया हुआ हूँ, मैं गुरुद्वारे में भी गया हुआ हूँ, बट मैं क्या मस्जिद में, मैं मस्जिद में नहीं गया हूँ। शायद एक आध बार कभी गया हूँ, कभी गया हूँ छोटे पद में, अभी नहीं गया। मेरा सवाल है कि क्या मैं मस्जिद जा सकता हूँ? अगर मैं सोचूं कि मुझे हज करने जाना है, तो क्या मैं हज करने जा सकता हूँ? दरगाह पे जा सकते हैं। दरगाह पे तो गए हैं, पर मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ या हज की बात कर रहा हूँ, जो हाईएस्ट लेवल पर वो है, तो क्या हज करने जा सकते हैं? सर किसी की रिलीजियस भावनाओं को हम हर्ट नहीं कर सकते। नहीं, पर मैं भावनाएं नहीं हर्ट करूंगा, जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो करूंगा, समझ के जाऊंगा और वही करूंगा। तो क्या मैं कर सकता हूँ, या पहले मुझे उसके लिए? सर रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे। नो सर। नहीं, इसका मुझे ठीक आंसर पता करके बता देना। चलो ठीक है, फिर भी किसी से जो एक्सपर्ट हो कोई, क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड दैट। इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। आई विल आस्क समवन हु इज एन अथॉरिटी ऑन दिस। तो पर अगर हम करना चाहें, अच्छा ये सवाल अब उठता है, कोई आदमी ये कहे कि मैं मस्जिद जाना चाहता हूँ और आप मुझे मस्जिद में घुसने दो, मुझे नमाज पढ़ना, तो क्या मुझे जाने दिया जाएगा? क्या मैं ये इसको इन्वोक कर सकता हूँ, इस प्रोविजन को? इट्स माय फंडामेंट। कर सकते हैं। सर उस जो रूल फॉलो होता है, अगर वो करके करे तो भी नहीं हो पाएगा। जैसे उसमें जैसे पढ़ना रहता है नमाज, जैसे भी अगर उस तरह से हम लोग करना चाहें तो। नहीं, मेरी समझ से यहाँ एक और इशू ये आ जाएगा कि इफ समवन कैन कॉन्टेस्ट whether it is maintained wholly or partly by state funds, is it dedicated for use of general public? ठीक है, it has to be dedicated to all, तब हम कर सकते हैं। अब वो कहे कि नहीं जी ये मस्जिद है और ये हम अपने प्राइवेट पैसे से बना मेंटेन करते हैं, हमारा अपना जो भी बॉडी है वो मेंटेन करती है, और ये जनरल पब्लिक के एक्सेस के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे मस्जिद में महिलाएं कहें, मुस्लिम महिलाएं कहें कि जी हमें भी मस्जिद नमाज पढ़ने दिया जाए, शायद वहां भी कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है, अभी प्रैक्टिस होती है नहीं होती, आई डोंट नो। तो कुछ ऐसी चीजें बनती हुई जो जमीन ग्रांट की गई हो या फिर उसके लिए पैसा दिया गया हो, गवर्नमेंट नहीं देती सर, ना गवर्नमेंट से लेते हो। नहीं, बट पता नहीं, मतलब खैर ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सवाल चला जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल लॉ किस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस है, तो वो रेस्ट्रिक्शन पर नॉर्मली मतलब जो अदर जो सेक्युलर बॉडीज हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्युलर और प्लेसेस हैं, ठीक है, वहां आपकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन इन्वोक दीज प्रोविजंस। सर हेलो हाँ जी। सर, क्या कोई अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कोई रिलीजियस प्लेस बनाया और मैं बोला कि केवल सर्टेन कम्युनिटी के लोग ही आएंगे क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है और दूसरे लोग नहीं आएंगे, तो क्या इस पे कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है क्या? नहीं लिया जा सकता, बिकॉज़ दैट्स अ प्राइवेट। हम डिस्क्रिमिनेशन तो कर ही रहे हैं ना कहीं ना कहीं। नहीं, बट दैट्स अ प्राइवेट। भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के अंदर तुम किसी को ना घुसने दो, ये तुम्हारी मर्जी है ना। अगर हम ये बोले कि ये एक रिलीजियस प्लेस है लेकिन वो सभी के लिए खुला है लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं खुला है, तो वहां पे अगर हो वो सकता रिलीजियस प्लेस है और वो एक रिलीजन के मानने वाले लोगों ने अपने लिए बनाया है, तो प्रॉपर्टी नहीं बनाया है, प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने ही बनाया है। हाँ, नहीं तब वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो प्राइवेट है, अगर उसमें गवर्नमेंट का रिसोर्सेज आते हैं तब ये सवाल बिल्कुल आ जाएगा, या उसका जेनरिक नेचर ऐसा होना चाहिए। अब जैसे कुएं पर ये सवाल हो सकता है, जैसे कुआं,
है ना, ये बिल्कुल वाजिब टाइप का सवाल है। लेट्स से कुआं बनाया गया, गांव में कुआं है, कुआं पब्लिक स्पेस में बना है, ठीक। अब पब्लिक स्पेस के बने इस कुएं में, और मतलब इसमें हम किसी जाति किसी धर्म के लोगों को, अगर ये प्राइवेट कुआं है और ये कुएं में किसी ने अपने घर में बना रखा है, उसने अपने पैसे से बनवाया, उसका कुआं है, वो किसी को ना पानी भरने दे, उसकी मर्जी है। पर अगर ये पब्लिक स्पेस में है, पब्लिक प्रॉपर्टी पर बना हुआ है, पब्लिक रिसोर्सेज से बना हुआ है, पब्लिक एक्सेस के लिए बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसी ने बनाया, प्राइवेट फंड से बनाया, सब कुछ उसका अपना था, पर मैंने बनाया, मेरी नीयत ये थी बनाते समय कि भाई मैं इसको पब्लिक एक्सेस के लिए बना रहा हूँ कि कोई भी आदमी आए इसमें पानी भर सके, पर मैं किसी एक खास धर्म जाति के लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर दूं तो भी ये इस प्रोविजन को इन्वोक कर देगा, बिकॉज इंटेंट वाज फॉर पब्लिक एक्सेस। आप केवल और केवल एक पर्टिकुलर धर्म, एक पर्टिकुलर जाति को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब वो आपको प्रॉब्लम में आ जाओगे, तब ये यहाँ पर कानून लागू हो जाना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आर्टिकल 15 ने ये सब कानून दे दिया। अब कानून देने के बाद मैं ये कहूं कि क्या तो सकते हैं हम, बसेस, कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल बसेस चलाई जाती हैं, अभी तो कम हो गई, पहले चलती थी। बस के अंदर में सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहती है, उस पर केवल विमेन बैठ सकती हैं। कैसे बैठ सकती हैं? वो तो सरकारी बस है, सरकार केवल महिलाओं के लिए बस कैसे चला रही है? तो इसी आर्टिकल के अंदर में ये दिया, इसी 15 आर्टिकल में ये भी दिया गया है कि बेशक जेंडर के लिए कोई वो नहीं कर सकते, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, परंतु महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष नियम बनाए जा सकते हैं, और ये आर्टिकल कहीं भी उस पर रोक नहीं लगा रहा है। तो हम, क्योंकि यहाँ पर हम जेंडर बेसिस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हम एक तरीके से पुरुषों को बोल रहे हैं कि आप इन सीट पर मत नहीं बैठेंगे, ठीक है, दो जेंडर है, एक ही जेंडर बैठेगा, दूसरा नहीं बैठेगा, तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ। भाई पुरुषों के कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पुरुषों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ठीक है, कहीं ऐसा कोई कैटेगराइजेशन, ऐसा कोई नियम नहीं है, परंतु ये कानून ही खुद, ये आर्टिकल ही खुद प्रावधान देता है कि महिलाओं के और बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि उनके अधिकार सुनिश्चित नहीं है, तो ऐसा कोई भी कानून बनाने से स्टेट पर किसी भी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है। कल महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आती है सरकार, तो उस पर किसी भी तरीके से आर्टिकल 15 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगला इसका हिस्सा है आर्टिकल 15(4). 15(4) हिस्से पर बात करें तो नथिंग इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज 2 of the article shall prevent state from making any provision for advancement of any socially and educationally backward classes of India, citizens of India, or for scheduled caste। और ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये समझना कि हमारे संविधान में आर्टिकल 15(4) के अंदर में ये लिखा हुआ है कि स्टेट किसी भी सोशली और एजुकेशनली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है, ये ध्यान रखिएगा। द वर्ड इज क्लास, नॉट कास्ट, ध्यान रखिएगा। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, जो सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हों, उनके लिए कानून बनाया जा सकता है। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ऐसी विशेष जातियां जिनके लिस्ट बनाई गई है, जो शेड्यूल में रखी गई है, उन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जिनकी लिस्ट शेड्यूल में दी गई है, उनके लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं, ये आर्टिकल 15(4) बताता है। तो ये इसी का इंटरप्रिटेशन बाद में ओबीसी रिजर्वेशन हुआ, ठीक है। जो ओबीसी रिजर्वेशन है
वो इसी के बैकग्राउंड से निकल के आया कि यस दीज आर पर्टिकुलर caste, these are particular social groups that have been left behind, that are backward socially and educationally. और यहाँ पर एक और भी बात है कि there is no such basis for economic, यहाँ पर प्रावधान नहीं है इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस को पहचानने का। अच्छा, इसका आर्टिकल ये है आर्टिकल 5, ठीक है, 15(5), जिसके अंदर ये प्रावधान है कि स्टेट नथिंग इन द आर्टिकल सो एंड सो क्लॉज शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, इन सब के लिए बना सकते हैं। इसके बाद ये 15(6) है। अब ये 15(6) रिसेंटली एडेड प्रावधान है। 15(6), ठीक है, ये अभी जब इकोनॉमिक बेसिस पर, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाया गया, तब ये 15(6)A और 15(6)B कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, ठीक है, लोगों के लिए ये प्रावधान दिया गया है कि उनको भी, उनके लिए भी कोई विशेष कानून बनाया जा सकता है। सर हेलो। हाँ जी बोलो। सर, एक ही देश में रहने वाले दो लोग या एक के लिए गरीबी की परिभाषा कुछ और हो सकती है और दूसरे के लिए कुछ और हो सकती है, आर्थिक रूप से कमजोरी का। यार स्टेट के अंदर में जो है कुछ भी हो सकता है, नहीं होनी चाहिए, मैं ये कहूँगा नहीं होनी चाहिए, बट है, स्टेट है, राज्य है, और स्टेट क्योंकि हमारे द्वारा ही निर्मित स्टेट है ना, जो व्यवस्था होती है उसको हम डिसोन नहीं कर सकते हैं। we are to an extent responsible for whatever things are done, तो हम उनसे डिसोन नहीं कर सकते, हम भी उसके हिस्सा होते हैं। क्योंकि हम अपनी व्यवस्था को नहीं समझेंगे, हम अपनी व्यवस्था पर चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने व्यवस्था का एनालिसिस नहीं करेंगे और सही गलत का एक ओपिनियन नहीं क्रिएट करेंगे, तब फिर हम समस्या में जाएंगे। ये एक सच्चाई है, ऐसे नहीं होना चाहिए। yes, क्योंकि वो उस डिस्क्रिमिनेशन से, मतलब अगर हम उसको देखें कि क्या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, दैट इटसेल्फ इज वायलेटेबल टू सम एक्सटेंट, कि हमारे जो इक्वालिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट को ब्रेक करता है। आर्टिकल 14 के में हम जब कह रहे हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, हर कोई कानून के समक्ष बराबर है, वो फर्क नहीं कर सकता है कि कौन राजा है कौन राजा नहीं है। तब आप ये फर्क नहीं कर सकते हैं कि एक आदमी 8 लाख रुपए पे गरीब होगा, एक आदमी 2 लाख रुपए पे गरीब होगा, दूसरे एक पर्टिकुलर सेक्शन का आदमी 1 लाख रुपए पे गरीब होगा। तो गरीबी की आप 36 व्याख्याएं नहीं बना सकते, नहीं बनानी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, देखो कोई भी चीज बनने के लिए हम भी उसके जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम अगर चीज व्यवस्थाओं को नहीं समझ रहे हैं, हम व्यवस्थाओं के प्रति निष्क्रिय हैं, हम स्थूल हैं, तो हम दूसरे को अधिकार दे रहे हैं। अगर हम बैठे हुए हैं और दूसरा कुछ काम कर रहा है तो हम उसके काम के अधिकार को नहीं रोक सकते, आपको उससे बेहतर काम करना होगा। नहीं तो कोई आपके घर को गिरा रहा है, आप आराम से बैठे हुए हैं, तो ये आपकी भी समस्या ही है कि आप चुप करके बैठे हुए हैं। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, ठीक, बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। वो कैसे हो सकती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में?
कि हम ये कानून कहता है कि देयर वुड बी एन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट, कि हर एक व्यक्ति को बराबर अधिकार, बराबर मौका दिया जाएगा सरकार के किसी भी कार्यालय में अगर एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, उसमें भाग लेने का। आर्टिकल 16(2) कहता है नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, मतलब देयर कुड बी अदर ग्राउंड बट इट कैन नॉट बी द ओनली ग्राउंड, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, ठीक है, इनके आधार पर किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा। Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to class or caste of employment or appointment to an office. तो कोई कानून बनाया जा सकता है, वो उसे प्रिवेंट नहीं किया जाएगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट, ये 16(4) है, जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं समाज के, उनके प्रतिनिधि, उनके नौकरियों में आने के किसी भी मौके को सीमित नहीं करेगा। फिर ये 4(a) है, दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये 4(a) के अंदर में है, और 4(b) के अंदर में। तो 4(b) के अंदर में जो अगर किसी दूसरे वर्ग के द्वारा भरे जाने का यहाँ पर ये नियम है इस 16(4)(b) में। तो ये प्रावधान हमें देता है आर्टिकल 16, हमें एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज के क्षेत्र में बराबरी के अधिकार की ये बात करता है आर्टिकल 16। फिर आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 और 16 में क्या फर्क हुआ? डिफरेंस क्या हुआ दोनों के अंदर में? डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स था, और यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी का बात है, इक्वालिटी। 15 और 16 को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। 15 साफ साफ कहता है कि प्रोहिबिशन है, क्योंकि किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन नहीं करा जा सकता, भेदभाव नहीं कर सकता स्टेट किसी भी चीज में, जो उसके कंट्रोल में है उसमें किसी भी चीज में वो भेदभाव नहीं कर सकता। जबकि 16 में कहता है कि वो एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज में सभी को बराबरी देगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों में अंतर है, यहाँ इक्वेलिटी दी जाएगी और यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15-16 में ये एक अंतर है। 15-16 के बाद आते हैं आर्टिकल 17 पर, जिसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए आर्टिकल 17 लगाया गया, जिसके अनुसार अनटचेबिलिटी यानी छूत छात को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, और उसकी पूरी प्रैक्टिस को, इस भेदभाव की इस प्रैक्टिस को फॉरबिड, प्रोहिबिटेड रखा जाएगा। कोई भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी, छूत छात की प्रैक्टिस नहीं करेगा। और अगर इस छूत छात के कारण किसी व्यक्ति के साथ कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसे कानून सम्मत एक ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। आपने किसी को छूत छात के चलते घड़े से पानी, कुएं से पानी नहीं भरने दिया, दुकान से सामान नहीं खरीदने दिया, तो ये छूत छात, ये जो अनटचेबिलिटी है, ना केवल, ठीक है, ना केवल ये कानून के संबंध, संविधान के अनुरूप फॉरबिडन है, प्रोहिबिटेड है, बल्कि कानून के अनुसार इसके सजा के योग्य भी हो। अब अगला है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की किसी भी प्रकार के मिलिट्री, एकेडमिक डिस्टिंक्शन, टाइटल्स जो है नहीं दिए जाएंगे। कोई टाइटल जैसे पहले राय साहब, राय बहादुर और तरह तरह के टाइटल अंग्रेजी सरकार आज भी वो देती है
नाइटहुड होता है और तरह तरह के वो यूके गवर्नमेंट ये जो टाइटल्स है वो देती है, परंतु भारत में इस तरीके के टाइटल्स को देने को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया। नो सिटीजन शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। किसी विदेशी, हमारे नागरिक इवन विदेश के से भी कोई टाइटल अर्जित नहीं कर सकते कि यूके की गवर्नमेंट ने, यूएस की गवर्नमेंट ने कोई टाइटल उसको दिया है, पदवी दी है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल व्हाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हो, मतलब सरकार से किसी भी तरीके का लाभ प्राप्त कर रहा हो, वो ये नहीं कर सकता। इसी तरीके से बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के किसी भी तरीके का कोई प्रेसिडेंट, एम्यूलमेंट, ऑफिस हम सरकार की अनुमति के बिना, प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रावधान हैं जो हमारे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक रखे गए हैं, जिनका उद्देश्य है कि सभी के समक्ष बराबरी हो। 14 से 18 आर्टिकल सभी के लिए बराबरी का प्रावधान, इक्वालिटी का प्रावधान रखा जाए, अधिकारों की बराबरी हो, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए ये आर्टिकल रखे गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस आर्टिकल्स को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। हम अगर इनके कुछ, अगर आपके इनसे संबंधित कुछ सवाल हो तो पूछ ले, तो नहीं तो आज की क्लास को हम यही रोकेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो। सर जैसे कोई मतलब नेपाल का सिटीजन है और वो प्रॉफिट मतलब स्टेट गवर्नमेंट या फिर भारत गवर्नमेंट में मतलब प्रॉफिट पे है, तो फिर जो नेपाल गवर्नमेंट उसको कोई टाइटल देती है, तो मतलब वो अपने देश में चला सकता है क्या? भारत में भी उसे चला सकता है? क्या क्या दोबारा बोलो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई नेपाल का सिटीजन भारत में मतलब कोई मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने होल्ड कर रखा है और नेपाल की गवर्नमेंट ने उसको कोई टाइटल दिया है, तो क्या प्रेसिडेंट की कंसेंट लेने के बाद क्या वो चला सकता है या फिर अपने देश में ही चला सकता है उसको, मतलब जो टाइटल दिया है उसको ले सकता है? नहीं, ये कानून नेपाल की सिटीजन पे कैसे लागू होगा? अगर तुमने ये नेपाल की सिटीजन बोला ना? यस सर। तो नेपाल की सिटीजन पे हमारा कोई कानून कैसे लागू होगा? वो तो एक दूसरे देश का नागरिक है ना। अगर वो हमारे यहाँ काम भी कर रहा है। हाँ सर जैसे लिखा है आर्टिकल 3 में कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है। तुम ये कह रहे हो कि नेपाल का व्यक्ति है, यहाँ कुछ नौकरी कर रहा है, ओके ओके, हाँ तब नहीं कर पाएगा अगर वो यहाँ कोई सरकारी नौकरी में, यही कहना चाह रहे हो? यस सर, यस सर। अगर वो जैसे नेपाली कोई सिटीजन है, हमने उसको कोई जब कोई किसी अपॉइंटमेंट, हमारे कुछ नेपाल के साथ ऐसी संधियां हैं, तो हमने किसी कैपेसिटी में उसको रखा हुआ है, तब वो नहीं अर्जित कर पाएगा। कोई भी नागरिक जो विदेशी नागरिक हो, जब तक वो भारत सरकार के किसी उससे जुड़ा रहेगा, तब तक वो नहीं ले पाएगा। बिना कम से कम सहमति के नहीं ले पाएगा। ले सकता है, परंतु उसके लिए उसे प्रायर कंसेंट है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सहमति लेनी होगी। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे कि आप ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं, तब ले सकता है। मान लीजिए नेपाल की गवर्नमेंट दे रही है और वहां पर लेने का सिस्टम है, तो वो ले सकता है, पर उसके लिए उसे यहाँ के राष्ट्रपति, यहाँ की सरकार से अनुमति लेनी होगी। और सवाल कोई? अच्छा, जैसे कुछ कुछ सवाल हम, हाँ जी। So India doesn't allow dual citizenship, but sir कुछ celebrities हैं जो मतलब उनकी other country की citizenship है, like Alia Bhatt carries a British citizenship. So how we have to deal with it? आप बताओ कैसे कैसे वो होगी सिटीजनशिप? अगर मुझे नहीं पता, तो मैं, पर ऐसे बहुत सारे फिल्म, हमारे जितने सेलिब्रिटीज हैं उन, हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं ऐसे जो भारतीय नागरिक नहीं है,
वो बेसिकली विदेशों के नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं। वो मतलब ये समझिए, अगर कोई ऐसा टर्म होता, नॉन रेजिडेंट ब्रिटिश है वो। अभी समझा सकता भाई, हमें ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद ऐसा भी कोई कानून नहीं है जो कह सकता है कि आपको ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद ब्रिटेन में ही रहना है, आप रह सकते भारत में। तो ये समझिए एक ब्रिटिश नागरिक है जो भारत में रह रहा है, उसका रंग और वो ओरिजिन इंडिया है। ज्यादातर जो हमारे फिल्म स्टार हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दे आर नॉट रेजिडेंट, मतलब दे आर नॉट इंडियन सिटीजन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक नहीं बहुत सारे। जो अक्षय कुमार जैसे कनाडा थैंक का यू। सिटीजन है, और मान लो उसको हम राज्यसभा की सीट देते हैं, तो वो मतलब उसको दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? नहीं, जब मेरी समझ से जब तक मतलब वो क्वालिफिकेशन के लिए उसकी होगा, मतलब ज्यादातर जितने सरकारी पद हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, उनके लिए इंडियन सिटीजन होना आवश्यक है, वो तभी दिए जाएंगे। तो अगर राज्यसभा का सदस्य है तो नागरिकता ले लेते हैं ना, मतलब आप उस लेवल पे हो गए तो ठीक है, नागरिकता दे दी गई, ले ली गई, क्या, नॉट अ बिग डील। ओके सर। सुविधा के अनुसार ले लेते हैं, सुविधा के अनुसार दे देते हैं। चलिए, और कोई सवाल? अच्छा, जैसे कुछ कुछ सवाल मेरे हैं। हाँ बोलो। तो कुछ सर मेरी रिक्वेस्ट थी, ये वाली शीट अब मतलब अपडेट हो गई है साइट पे? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये तो मैंने खुद ही डाउनलोड अभी किया है, मैं अपलोड कर दूंगा अगर आपके किसी काम का है तो। ये तो सब जगह मिल जाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो मैंने अभी डाउनलोड किया आप लोगों के साथ ही सामने ही, वो वाली शीट में अपलोड कर दूंगा। जो मेरे पास दूसरी वाली शीट है, क्योंकि अभी उसके बाद हम उस पर जाएंगे, अभी तो हम केवल आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आर्टिकल के जो डिस्कशन है उसको हम बाद में करेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं मैं उनको फ्लैग कर देना चाहता हूँ। नंबर 1, जैसे नंबर 1 की एक कॉन्सेप्ट है, ये फर्क क्या है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। ये बाकायदा उसमें दिया गया है आपकी लक्ष्मीकांत में। ये आप जरूर पढ़ लीजिए, व्हाट इज इक्वेलिटी बिफोर लॉ। मैं इसे डिस्कस करूंगा, और एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो और अच्छा रहेगा। रूल ऑफ लॉ, ये क्या होता है, रूल ऑफ लॉ नाम की चीज, ये क्या चीज है, ठीक है। फिर क्या कोई ऐसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जब रूल ऑफ लॉ को ना फॉलो किया जाए। जैसे प्रेसिडेंट ने मान लीजिए कोई क्राइम किया, तो क्या प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया जा सकता है? तो वो क्या नो सर। एक्सेप्शन हो सकता है, अगर वो आपको पढ़ना है मुझे बताना है, ये आपके असाइनमेंट दे रहा हूँ आपको। अच्छा, ये प्लानिंग और ये सब। अच्छा, जैसे जैसे जो सवाल इन्होंने उठाने की कोशिश की, वो संबंधित सवाल है इकोनॉमिक। अभी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? 8 लाख का 8 लाख रुपए, है ना। इतनी कम से कम आमदनी अगर किसी की ज्यादा होगी। और क्रीमी लेयर के लिए क्या क्राइटेरिया है? सर उसमें 6 लाख है शायद। 6 लाख। तो मतलब ये बड़ी विसंगति वाली चीज है कि यहाँ पर 6 लाख से ज्यादा पैसा होते ही कोई जो है क्रीमी लेयर में चला जाता है। क्रीमी लेयर का मतलब हुआ जो बहुत ही धनवान हो, जो बहुत संपन्न हो, है ना। क्रीमी तो लेयर उसी को बोलते हैं ना, कि क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं, ऐसे एक तबके को बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा धनवान है। और दूसरी तरफ एक ऐसा भी प्रावधान है। तो इन दोनों प्रावधानों में आपस में एक विरोधाभास है, जहां हम ये कह रहे हैं कि यदि किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई 8 लाख रुपए से कम उसके परिवार की आय है तो वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ये दोनों जो है बड़ी विरोधाभासी कॉन्सेप्ट है, और इस विरोधाभासी कॉन्सेप्ट को
हम लोगों को और समाज को भी डिस्कस करना चाहिए कि भाई कि ये कैसा विरोधाभास है कि यदि आप अमुक जाति में हो और आपकी आय 6 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर मतलब उस वर्ग के महान मतलब बहुत ही रईस लोगों में हो जाते हो कि आपको किसी भी तरीके की कोई सुविधा दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु दूसरे किसी और वर्ग से अगर आप आते हो तो आपकी पारिवारिक आय यदि 8 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आप आर्थिक रूप से पिछड़े हो जाते हो। ये दोनों जो है आपस में कहीं इनका कोई कॉन्ट्राडिक्शन, बहुत गहरा कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है। सर क्रीमी लेयर भी 8 लाख ही है। 8 लाख है तब भी वो विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है? अच्छा, अगर इस पॉइंट को डिस्कस करें, अगर मैं कहूं कि दोनों 8 लाख है तब भी क्या ये कोई विरोधाभास है? भाई हमने 2 तरीके के वो कर दिए, डिवीजन कर दिए, और इस हिस्से पर बात करें जिसको शायद किसी ने छेड़ा भी था। 2 डिवीजन है, एक जैसे आज के समय में ओबीसी है और एक अपर कास्ट है। अगर ये 8 लाख से ज्यादा कमाता है इसका परिवार तो ये नॉट एलिजिबल है फॉर रिजर्वेशन, राइट। ये 8 लाख से ज्यादा कमाता है, ये भी नॉट एलिजिबल है। तो ये दोनों ही जो है एलिजिबल नहीं है, या इनकी आय अगर 8 से कम होगी तभी ये इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसमें कोई विरोधाभास है? यस सर है। Basically what we have done, we are saying that upper caste are also backward classes. इसका मतलब ये है, मतलब यहाँ जो एक एडिशनल डिसेबिलिटी है, देखिए ये तो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी हो गई। अगर मैं ये कहूँ कि 8 लाख रुपए किसी की आमदनी कम होती है तो वो इकोनॉमिकली डिसेबल्ड है, तो ये इकोनॉमिक डिसेबिलिटी में तो दोनों बराबर है। बट जो सोशल डिसेबिलिटी है, यहाँ इस सोशल डिसेबिलिटी को प्रभावहीन कर दिया गया है। इसे ऐसा देख सकते हैं? यस सर। यस सर। मतलब कि अगर कोई ओबीसी है उसकी कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, अगर 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो वो नॉट एलिजिबल है, यानी कि उसके साथ किसी भी तरीके का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस नहीं है। पर ये दोनों के लिए एक बराबर है क्या? मतलब यहाँ पर ये सवाल है और जिसको और ज्यादा गंभीरता से सामाजिक रूप से चर्चा होनी चाहिए। एटलीस्ट इसको इकोनॉमिक बैकवर्ड नाम तो नहीं ही देना चाहिए। हाँ, इसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड नाम नहीं देना चाहिए, कम से कम नोमेनक्लेचर, क्योंकि कई जगह पर हमारी जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की परिभाषा बहुत ही नैरो हो जाती है। 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी सैलरी है तो शायद आप बहुत सारी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। कहीं कहीं 1 लाख, कुछ जगह पर 2 लाख, दिल्ली में शायद 2 लाख है और कई राज्यों में वो 1 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। अगर आपकी आयु, जैसे आप किसी गरीब परिवार से आते हैं, आप स्कॉलरशिप चाहते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए। नौकरी के लिए बैकवर्डनेस 8 लाख रुपए है, जो कि मतलब बहुत विचित्र सी चीज है। और क्योंकि 60-70 हजार रुपया महीना कोई आदमी कमा रहा है, फिर भी बहुत बार ये होता है कि इनकम सही से डिक्लेयर भी नहीं होती। एक्चुअली इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब भी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया यूज किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे तबके हैं जो, क्योंकि भारत में क्या है, एक नोटरी से एक सर्टिफिकेट बनाना होता है। अच्छा, किसी की आय साबित करना ये लगभग ना के बराबर, मतलब इम्पॉसिबल काम है। कोई बता सकता है कि आपके घर की कितनी आय है, मेरे घर की कितनी आय है? किसी भी कोई तरीका हो सकता है आपके पास? तो इसको भी एस्टेब्लिश करने का हमारे पास कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को। जो कह रहा है कि मेरी 8 लाख रुपए की आमदनी है, अनटिल अनलेस उसकी कोई डायरेक्ट ऐसे सोर्सेज, जो सरकारी सोर्सेज से इनकम ना हो, तो कोई जरूर पता नहीं उसकी बिजनेस इनकम है, हो सकता है 80 लाख हो, कह देगा 8 लाख है। आप कैसे साबित करेंगे कि नहीं 80 नहीं 8 ही है? That's a very complicated thing, but still it has been done. Let's see. तो खैर एनीवे, आप अपने इस पर काम करें, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इन पर ध्यान रखना चाहिए कि
किस तरह से ये हमारे 5 आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी जो है ये कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। इनसे संबंधित कुछ सवाल हैं जो मैंने अभी आपको दिए हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं, क्या ऐसी सिचुएशन कोई ऐसी हो सकती है जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ ना रहे। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा और अगली क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं और आप लोग ये राइट टू फ्रीडम आगे वाले जो आने वाले हैं कल हम इसको भी पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम में कौन कौन सी तरीके की स्वच्छंदता मिली हुई है तो और इनके क्या मतलब होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 19, 20, 21 ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का कोर है और मैं चाहूंगा कि इन राइट्स को हम थ्रेडबेयर अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं समाप्त। किसी का कोई सवाल कुछ हो तो बता दे, अभी भी खत्म की जाएगी क्लास। नो सर। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी करके आना। व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? वेरी गुड। ठीक है, रूल ऑफ लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलो, ओके, बाय, गुड डे। थैंक यू सर, गुड डे सर। बाय बाय। Thank you, sir. Have a good day. Good day all of you.